डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको 11 क्लास का बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 जिसका नाम जैविक वर्गीकरण है का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। पहले भाग का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि 1969 में बिटकर ने द्विकिंगडम वर्गीकरण के स्थान पर 5 किंगडम वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था और 5 किंगडम वर्गीकरण को अनेक वैज्ञानिकों ने मान्यता भी दी। बहुकोशिकीय शारीरिक रचना के आधार पर बिटकर ने 5 किंगडम जो बनाया वो इस प्रकार हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। पहले किंगडम का नाम है मोनेरा, दूसरा का नाम है प्रोटिस्टा, तीसरा का नाम है प्लांटी, चौथा का नाम है कवक और पांचवा का नाम है एनिमेलिया। आइए यहाँ पर सबके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि आगे के अध्यायों में आपको इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मोनेरा किंगडम की बात करते हैं। मोनेरा शब्द जो है मोनास से निकला है। मोनास का मतलब होता है अकेला। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को इस वर्ग में रखा गया है और मोनेरा में बहुत से सदस्य छोटे भी होते हैं। इनमें पोषण की भी विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। तो आइए अब हम कुछ विशेषताओं को आपको विचार बिंदु के आधार पर बताने जा रहे हैं। पहला है आपका कि मोनेरा किंगडम जो होता है उसमें कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और इनका शारीरिक संगठन देखें तो ये अक्सर एक कोशिकीय जीव होते हैं। कोशिका भित्ति जो है इसमें पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। मृतोपजीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। आइए कुछ उदाहरण बता दें आपको। जैसे बैक्टीरिया है, इसमें आर्की बैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया भी आते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज जिसको हम लोग तंतुमय जीवाणु भी मान सकते हैं, तथा प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रोटिस्टा शब्द प्रोटिस्टो से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। इसमें ज़्यादातर एक कोशिकीय यूकेरियोटिक्स को रखा जाता है। प्रोटिस्टा की जीवन विधि में विविधता पाई जाती है। कुछ प्रोटिस्टा परभक्षी भी होते हैं और ये भोजन के लिए दूसरे प्रोटिस्टों पर निर्भर करते हैं। प्रोटोजोआ इसी में पाया जाता है, जिसे हम प्रथम जंतु के नाम से जानते हैं। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु आपको बता दें, महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर दें। इसमें किस प्रकार की कोशिका रहती है? तो यूकेरियोटिक कोशिका होती है। कैसे होते हैं? यह अधिकतर एक कोशिकीय जीव होते हैं।
कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इनकी पोषण की विधि स्वपोषी होती है, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और हमने जैसा आपको बताया कि इसमें आपको परभक्षी जीव भी कुछ होते हैं। आइए कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड्स इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। इन्हें हम फफूद के नाम से भी जानते हैं। फफूद या कवक को पहले हरे पौधों के साथ रखा गया था, परंतु कवक हरे पौधों से भिन्न होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वे विषमपोषी होते हैं। कवक की आकार की और वासस्थान में भी विविधता पाई जाती है। ये जल, थल, पौधों और जंतुओं पर पाए जाते हैं। सड़ी हुई डबल रोटी या सड़े हुए संतरे पर आप आसानी से इनको देख सकते हैं। मशरूम या एगेरिक्स तथा टोडस्टूल जिन्हें हम खाते हैं, ये सब कवक के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई तरह की बीमारियों में भी कवक का मुख्य योगदान है। कुछ कवक दवा बनाने के भी काम में आते हैं। इन सब की विस्तृत चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे। आइए अब हम कवक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका प्रकार, यानी कि फंजाई किंगडम में किस प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं। तो फंजाई किंगडम में यूकेरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। इनका शारीरिक संगठन देखें तो मोल्ड्स जो होता है बहुकोशिकीय होता है और ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय होता है। कवक के दो मुख्य उपभाग होते हैं, जिसको मोल्ड्स और ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये विषमपोषी, मृतोपजीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। इनके उदाहरण की कुछ बात कर लें, दो चार उदाहरण ले लें तो राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम, कैंडिडा, एगेरिकस, पेक्सिनिया इत्यादि फंजाई के मुख्य उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्लांटी किंगडम की। तो प्लांटी किंगडम पर हम आपको विस्तृत चैप्टर ही है, वहाँ पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम विस्तृत जानकारी देंगे। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बात बताकर आगे बढ़ते हैं। इसमें यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ये बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली भी इसमें पाई जाती है। ये स्वपोषी होते हैं। कुछ मृतजीवी और परजीवी भी होते हैं। शैवाल, ब्राइटोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनिमलिया किंगडम की। तो इस किंगडम में विषमपोषी यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। ये बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ये पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इनमें विस्तृत पाचन तंत्र भी पाया जाता है और बड़े जंतुओं में लैंगिक जनन प्रक्रिया के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लें। कोशिका प्रकार जैसा हमने बताया यूकेरियोटिक होता है। शारीरिक संगठन बहुकोशिकीय होता है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है
और पोषण विधि की बात करें तो विषमपोषी, होलोजोइक और मृतोपजीवी होते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो सभी बहुकोशिकीय जीव जंतु और अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो बात हुई 5 किंगडम की। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वर्गीकरण का चैप्टर है। लिनियस नामक जीव वैज्ञानिक ने जीवों को 2 वर्गों में शुरू में बांटा था, प्लांटी और एनिमेलिया में। सभी हरे पौधे, समुद्री घास, मशरूम, मॉस, लाइकेन, चीड़ तथा बैक्टीरिया को पादप किंगडम में रखा गया। जंतु किंगडम में सभी बहुकोशिकीय जंतुओं के साथ साथ एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा को रखा गया था। यदि हम द्वि किंगडम वर्गीकरण का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी जीवों को मात्र द्वि किंगडम, पादप किंगडम और जंतु किंगडम में विभक्त करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं था। जैसे फफूंद या कवक, फाइटोप्लैंक्टन को एक साथ वर्गीकृत किया गया, इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने वाले साइनोबैक्टीरिया तथा अपना भोजन न बनाने वाले एक्टिनोमाइसीटीज को एक साथ रखा गया, जो उपयुक्त नहीं था। इसलिए यह सिद्धांत लोकप्रिय नहीं हो सका। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आवृत बीजियों के वर्गीकरण की। तो आवृत बीजियों के वर्गीकरण के लिए जिन लक्षणों को आधार बनाया गया वो था बीजांड का अंडक में उत्पन्न होना, नर और मादा जननांगों का पुष्प में उत्पन्न होना, पराग कणों का अंडक की कुक्षी पर गिरना तथा पराग नलिका द्वारा निषेचन होना, 2 नर युग्मकों का द्वितीय केंद्रक और अंड से संयोजन करना। आवृत बीजियों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया: कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति और जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति में वर्गीकरण में वर्धी लक्षणों के आधार पर पुष्पी पौधों का वर्गीकरण किया गया था। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में प्राकृतिक रूप से पौधों के संपूर्ण लक्षणों को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण किया गया था। और जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति में पौधों को उनके विकास और आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर वर्गीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। वर्गीकरण में पौधों के सभी लक्षणों का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसमें सभी लक्षणों को एक अंक देकर कोड किया जाता है। इसका कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण में सभी लक्षणों को समान महत्व दिया जाता है और एक ही समय में कई सौ लक्षणों को कंप्यूटर में डालकर विश्लेषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और साइटोटैक्सोनॉमी की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में कोशिका विज्ञान से प्राप्त सूचनाओं को आधार बनाया जाता है, जैसे क्रोमोसोम की संख्या, संरचना, व्यवहार इत्यादि। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कीमोटैक्सोनॉमी की बात कर लें। इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक अवयवों को आधार बनाकर वर्गीकरण किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। पौधे तथा जंतुओं में संबंध देखने के लिए डीएनए एवं आरएनए की आणविक समानताओं का उपयोग किया जा रहा है। इसको हम लोग आणविक वर्गीकी के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।